जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे अपने YouTube चैनल में। यदि आपने मेरे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया तो जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि मेरे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। मैं आपको जानकारी दूंगा एजुकेशन की, आपको जानकारी दूंगा प्रशासन की और आपको सबसे बड़ी जानकारी दूंगा राजस्व विभाग की, जो आपके लिए अच्छी होगी। तो दोस्तों, मैं आज आपके सामने जो वीडियो लेके आ रहा हूँ वो आपकी दिन प्रतिदिन की समस्याओं से संबंधित है और सबसे बड़ी बात है जो किसानों की जो मूलभूत समस्या है उससे संबंधित है। आपने देखा होगा कि ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्रों में जो बेचारनामा होता है, जमीन की खरीद फरोख्त होती है या फिर काश्तकार की मृत्यु के बाद या फिर उत्तराधिकार होने पर या फिर किसी कृषि जमीन को बख्शिश समर्पण करने के पश्चात जो एक राजस्व कार्रवाई होती है, राजस्व रिकॉर्ड में परिवर्तन की जो कार्रवाई होती है, जिनको अपन परिभाषा में कहते हैं इंतकाल, दाखिले, खारिज कहते हैं और सबसे बड़ी बात है जो कॉमन भाषा में कहते हैं म्यूटेशन नहीं भरा। एक कॉमन समस्या है लोगों की, एक कॉमन समस्या है किसानों की कि मेरा म्यूटेशन नहीं भरा जा रहा है, मेरा जिसको हिंदी में बोलते हैं नामांतरण नहीं भरा जा रहा है, जो एक ग्रामीण क्षेत्र में एक मुख्य समस्या है, लोगों का समयबद्ध नामांतरण नहीं होना। तो दोस्तों, मेरी आज का वीडियो है नामांतरण से संबंधित। तो जैसा कि आप लगभग इस शब्द से परिचित हो, नामांतरण और म्यूटेशन, मैं आपसे बात करूंगा नामांतरण और म्यूटेशन आखिर होता क्या है। तो मैं बात करता हूं नामांतरण आखिर किस चिड़िया का नाम है। मैं अगर आपसे बात करूं कि राजस्व रिकॉर्ड, जो भी राजस्व रिकॉर्ड जो तहसील में और ग्राम पंचायत में जो राजस्व रिकॉर्ड है उसमें होने वाले परिवर्तन किस तरीके से होते हैं, उस प्रोसेस को नामांतरण या म्यूटेशन कहते हैं। जैसे किसी जमीन का बेचान हुआ या बंटवारा हुआ, बैंक में ऋण लेना है, ऋण मुक्त करना है या फिर उत्तराधिकार को वापस देना है, बंटवारा करवाना है, उसके पश्चात उसको राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाना है, तो उस प्रक्रिया को बोलते हैं नामांतरण। अगर बात सिंपल परिभाषा में बोलूं, नामांतरण नाम का अंतरण, मतलब राजस्व रिकॉर्ड में जिस व्यक्ति का नाम था उसके पश्चात दूसरे नए व्यक्ति का नाम होना, चाहे वो उत्तराधिकार के रूप में है, चाहे वो जमीन की विक्रय करने के पश्चात खरीदार का नाम आया है या फिर वसीयतनामा के बेस पर उन्हें होने वाले उत्तराधिकार के नाम आए हैं या फिर किसी व्यक्ति को जमीन का आवंटन हो तो सरकारी भूमि के पश्चात उसका नाम आए। मतलब जो पहले जो नाम था उस नाम की जगह पर नया नाम होने को ही बोलते हैं नामांतरण। और इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो राजस्व रिकॉर्ड में जो दर्ज है उसके पश्चात जो नाम का अंतरण कर रहे हैं उसकी अच्छे से सरसरी तौर पर संक्षिप्त रूप से जांच करके यह डिसाइड करना कि इन सभी लोगों में से कौन विशेष व्यक्ति हैं जिनसे लगान या राजस्व की वसूली की जा सके। मतलब जिनका नाम आएगा उस व्यक्ति से ही राजस्व की वसूली की जाती है। ये एक प्रकार की आर्थिक इंक्वायरी है जिसको फिजिकल इंक्वायरी कहते हैं, जिसके माध्यम से उस व्यक्ति की पहचान सुनिश्चित करना जिस व्यक्ति से लगान या राजस्व की वसूली की जानी। सबसे बड़ी बात इसका दूसरा उद्देश्य यह है कि जो राजस्व का रिकॉर्ड है आदि दिनांक तक अच्छे से व्यवस्थित करना, मतलब आदि दिनांक तक, मतलब वर्तमान दिनांक तक उस राजस्व रिकॉर्ड को सही तौर से व्यवस्थित करना ताकि किसी भी प्रकार का लिटिगेशन मामला ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल उत्तराधिकार के आने के बाद फौतगी का म्यूटेशन होता है, बेचान होने के बाद बेचारनामा का म्यूटेशन होता है, जिसने बेच दिया उसका नाम के हटार जिसने खरीदा। तो मतलब राजस्व रिकॉर्ड में अद्यतन होता रहता है, उसी चीज को करने के लिए की जाती है। और सबसे बड़ी बात है नामांतरण का मुख्य बात यह है कि राजस्व रिकॉर्ड जैसे है वो हो, जैसे न कि जैसे थे, मतलब थे वाले राजस्व रिकॉर्ड को है वाले राजस्व रिकॉर्ड में परिवर्तन की बात को ही नामांतरण कहते हैं। और सबसे बड़ी बात है नामांतरण होने के पश्चात ही आपकी जमाबंदी, खतौनी या खिवट में इसका नाम दर्ज होता है और परिवर्तन होता है। मतलब जो राजस्व रिकॉर्ड का जो वार्षिक रजिस्टर है उसमें इस प्रकार का परिवर्तन किया जाता है। उस परिवर्तन के पश्चात ही उस व्यक्ति का नाम या नाम का अंतरण राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाता है जो आदि दिनांक तक सही होता है। आपसे बात करूं, म्यूटेशन एक तरह का नहीं होता, विभिन्न प्रकार का म्यूटेशन होता है। जैसे आप कॉमन परिभाषा में कहते हैं फौतगी का म्यूटेशन, मतलब किसी
काश्तकार की मृत्यु होने के पश्चात उसके जो वैध वारिसान है उन वारिसानों को नामांतरण करने को बोलते हैं फौतगी नामांतरण। तो जो फौतगी नामांतरण में कुछ व्यक्ति होते हैं जो काश्तकार के जो वैध वारिस होते हैं, वैध वारिस, वो अपने हक का त्याग कर लेते हैं, तो उसके पश्चात भी जो नामांतरण होता है वो भी फौतगी नामांतरण होता है। और सबसे बड़ी बात है फौतगी का नामांतरण वसीयत के आधार पर। वसीयत मुख्य रूप से जो पंजीकृत रूप से जो वसीयत होती है उस वसीयत के आधार पर जो नामांतरण जारी किया है वो फौतगी वसीयत के आधार पर नामांतरण किया जाता है। अगला आपके बात करूं नामांतरण की, बेचान नामा या विक्रय होने के पश्चात होने वाला नामांतरण। मतलब बेचान जमीन का बेचान किसी अन्य खातेदार के या अन्य व्यक्ति के पक्ष में किया जाता है, तब जो म्यूटेशन भरा जाता है, तब वो जो नामांतरण भरा जाता है वो बेचान नामा का नामांतरण कहा जाता है। अगला आता है स्वेच्छा दान पत्र, बख्शिशनामा, दान पत्र, समर्पण इत्यादि का जो म्यूटेशन होता है वो अलग होता है। और अगली बात है पंजीकृत विनिमय के आधार पर, मतलब जमीन की अदला बदली करना, यहाँ जमीन यहाँ पड़ी है, यहाँ जमीन यहाँ पड़ी, आपस में अदला बदली करके चक बंदी के बाद जो म्यूटेशन भरा जाता है वो बोलते हैं उसको विनिमय आधार का नामांतरण। नाबालिग के बालिग होने का नामांतरण, मतलब किसी फौतगी के नामांतरण के पश्चात नाबालिग का नाम आता है। जब नाबालिग बालिग हो जाता है तब एक नामांतरण बढ़ जाता है नाबालिग का बालिग होने का नामांतरण। काश्तकार के द्वारा केसीसी उठाना या बैंक से लोन लेना तो रहन मुक्त और रहन युक्त करने का जो नामांतरण होता है वो रहन मुक्त रहन युक्त का नामांतरण, जिसको मॉर्टेज या बंधक नामांतरण भी कहा जाता है। गोदनामा के आधार पर होने वाला नामांतरण, गोदनामा जो मुख्य रूप से पंजीकृत हो, पारिवारिक समझौते के आधार पर होने वाला नामांतरण, पारिवारिक बंटवारे के आधार पर होने वाला नामांतरण, और सबसे बड़ी बात है सक्षम न्यायालय के आदेश के पश्चात किया जाने वाला नामांतरण। वो नामांतरण जो किसी जमीन को सरेंडर करना, समर्पण करना, परित्याग करना, उसके पश्चात जो नामांतरण होता है उसको सरेंडर नामांतरण करना। कुल मिला के इस प्रकार के जो विभिन्न प्रकार के जो नामांतरण है उसमें आप अपना नाम का अंतरण, क्रेता, विक्रेता, उत्तराधिकार, फौतगी, गोदनामा, समर्पण इत्यादि सारे नामांतरण आप आराम से कर सकते हैं। अगर मैं प्रक्रिया के बारे में बात करूं तो संबंधित तहसील ऑफिस में एक वार्षिक रजिस्टर होता है, जिस रजिस्टर में प्रतिवर्ष या जितने भी नामांतरण होते हैं उसके पश्चात या प्रतिवर्ष या सेटलमेंट विभाग के द्वारा जो परिवर्तन करने के पश्चात उन सभी परिवर्तनों को उस वार्षिक रजिस्टर में दर्ज किया जाता है, जिसमें खतौनी हो सकती है, जमाबंदी हो सकती है, सभी चीजें जो उसके नाम कृषि भूमियों में विभिन्न प्रकार के जो अंतरण है उन अंतरण की रिपोर्ट, उनकी सर्वेक्षण, सीमाबंदी, सारी चीजें, नक्शा, तरमीम, सारी चीजों का विवरण उस वार्षिक रजिस्टर में दिया गया है। और उन वार्षिक रजिस्टर को प्रतिवर्ष या नामांतरण के पश्चात या सेटलमेंट के पश्चात जो निर्धारित समयावधि सेटलमेंट के द्वारा दी जाती है उस समय अवधि के पश्चात उस वार्षिक रजिस्टर को नवीनतम अद्यतन किया जाता है। मैं आपको बात करूं प्रोसेस की, कि जिस प्रार्थी को अपना नामांतरण करवाना है वो चाहे नामांतरण फौतगी का हो, उत्तराधिकार का हो, बेचान का हो, समर्पण का हो, आवंटन का हो, न्यायालय की डिक्री का हो, उन सभी प्रकार के जो नामांतरण करना चाहता है वो प्रार्थी अपना एक प्रार्थना पत्र पेश करेगा। प्रार्थना पत्र पटवारी के नाम पे होगा, प्रार्थना पत्र मुख्य रूप से तहसीलदार के नाम पे होगा, और जो प्रार्थना पत्र पेश करेगा वो ये प्रार्थना पत्र संबंधित पटवार हलके के पटवारी को दिया जाएगा। अब मैं आपसे बात करूं प्रोसेस की, मतलब जिस प्रार्थी को अपना नामांतरण खुलवाना है, चाहे वो उत्तराधिकार की हो, फौतगी का हो, बेचान नामा का हो, गिरवी रखने हो, गिरवी देने का हो, किसी भी प्रकार का जो नामांतरण करवाना चाहता है तो प्रार्थी को एक प्रार्थना पत्र संबंधित पटवार हलके के पटवारी को देना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात ये, जो भी परिवर्तन आप चाहते हो वो 3 माह के भीतर उसको देना होता है। और ये सूचना प्रार्थी को एक प्रार्थना पत्र के माध्यम से पटवारी को दिया, जिसमें संबंधित सभी पक्षकारों के हस्ताक्षर होना आवश्यक है। और सबसे बड़ी बात है कि प्रार्थी जिस प्रकार का नामांतरण खुलवाना चाहता है उस नामांतरण के संबंध में पंजीकृत दस्तावेज की आवश्यकता होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल फौतगी का नामांतरण करवाना है तो
तो जिस काश्तकार के वारिसानों को करवाना है उस काश्तकार का मृत्यु प्रमाण पत्र और एक प्रकार का जो उत्तराधिकार कौन कौन है उसकी चीजें उन व्यक्तियों का सजरा पेश करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है शपथ पत्र पेश करना पड़ेगा कि मेरे परिवार में इस काश्तकार के वैध उत्तराधिकारी ये है। दूसरी बात, अगर बेचारनामा के नामांतरण की बात करें तो बेचारनामा में जो पंजीकृत विक्रय पत्र है, क्रेता विक्रेता और गवाह, वो सारे पंजीकृत बेचारनामा की सत्य प्रतिलिपि संबंधित पटवारी को देनी। यदि कोई 3 माह के भीतर सूचना देने में पीछे रहता है तो उस व्यक्ति के खिलाफ सूचना प्राप्त होने पर जुर्माना वसूल किया जाता है जो 10 रुपए है। प्रार्थना पत्र पेश होने के पश्चात पटवारी का कर्तव्य यह होता है कि वो प्रार्थना पत्र में संबंधित म्यूटेशन की जांच करें, दस्तावेजों की एक संक्षिप्त जांच करें। पटवारी प्रार्थना पत्र पेश होने के पश्चात दस्तावेजों के सम्मिलित पक्षकारों से संपर्क करेगा और जांच करेगा और अपनी टिप्पणी दर्ज करते हुए संबंधित भू अभिलेख अधिकारी को अपना नामांतरण की कॉपी पेश करेगा। अब अगली बात करते हैं, प्रार्थना पत्र आया, पटवारी के पास रिपोर्ट आई, पटवारी ने अपनी टिप्पणी दर्ज की। टिप्पणी होने के बाद वो टिप्पणी युक्त नामांतरण की कॉपी संबंधित सर्कल के भू अभिलेख निरीक्षक के पास जाएगा और सबसे बड़ी बात, निरीक्षण इस पटवारी की रिपोर्ट का वेरिफिकेशन करेगा, प्रमाणित करेगा, उन सभी दस्तावेजों के तथ्यों और प्रार्थना पत्र के तथ्यों को राजस्व रिकॉर्ड के साथ मिलान करेगा और अपने प्रमाणिक करते हुए अपनी टिप्पणी दर्ज करेगा कि प्रामाणिकता होने की टिप्पणी दर्ज करेगा। और सबसे बड़ी बात है, मैं कहना चाहूंगा इस माध्यम से कि भू अभिलेख निरीक्षक को स्पष्ट टिप्पणी दर्ज करना आवश्यक है, उचित या अनुचित नहीं। पूरी तरह से किस तथ्यों के बेस पे हम प्रामाणिक कर रहे हैं वो प्रामाणिकता की व्याख्या उस नामांतरण में दर्ज करना आवश्यक है। और इसमें अपनी टिप्पणी दर्ज करने समय अपने दिनांक, नाम, पता, किस समय किया है, कौन सा टाइम पीरियड में किया है, उन सभी का विवरण उस नामांतरण पत्र में होना आवश्यक है। संबंधित भू अभिलेख अधिकारी अपनी प्रामाणिक टिप्पणी करने के पश्चात उस नामांतरण को पटवारी को देगा। पटवारी संबंधित ग्राम पंचायत में पेश करेगा और ग्राम पंचायत उसमें GP9 रजिस्टर में दर्ज करेगा, जिसको नामांतरण रजिस्टर कहते हैं, उसमें दर्ज करेगा, संक्षिप्त टिप्पणी दर्ज करेगा। और सबसे बड़ी बात है, उस नामांतरण के संबंध में संबंधित ग्राम सभा के वार्ड पंचों से डिस्कस करेगा और संबंधित पक्षकारों को सुनवाई का उचित अवसर देते हुए जो ग्राम सभा या ग्राम पंचायत की को साधारण सभा होती है उस सभा में जो नियमानुसार आहूत की जाती है उस बैठक में इस नामांतरण को पेश करेगा या उसको निस्तारण करने का निर्णय देगा। उस निस्तारण के निर्णय होने समय संबंधित पक्षकारों की उपस्थिति होना अनिवार्य है। और सबसे बड़ी बात है, ग्राम पंचायत अपना निर्णय लिखते समय कौन कौन उपस्थित हुआ, किसने गवाही दी, किसने पहचान की, क्या क्या दस्तावेज पेश किए, उन सभी का संक्षिप्त विवरण उस नामांतरण में दर्ज करेगा। और सबसे बड़ी बात है, ये नामांतरण करने का अधिकार पर्टिकुलर ग्राम पंचायत को है, ना कि किसी सरपंच, किसी उप सरपंच, किसी वार्ड पंच को, क्योंकि ये नामांतरण की जो निर्णय दिया जाता है संबंधित ग्राम पंचायत की साधारण सभा जो नियमानुसार आहूत की जाती है उन सभा को दी जाती है। किसी कार्यालय नहीं, जज से आम में जो डिसीजन होता है उस डिसीजन को इस नामांतरण में निर्णय में लिखा जाता है। जो साधारण सभा होती है, जो जज से आम होता है, उसका निर्णय इसमें दर्ज किया जाता है। इसमें सरपंच, उप सरपंच और संबंधित वार्ड पंचों की कोरम होना अनिवार्य है। उस कोरम युक्त सभा होने के पश्चात इस नामांतरण का निर्णय या निस्तारण किया जाता है। यदि निर्णय हो जाता है, और सबसे बड़ी बात है, ग्राम पंचायत इस प्रकार का निर्णय 30 दिवस के भीतर करना अनिवार्य है। अगर 30 दिन के भीतर यह डिसीजन दे नहीं सकता, निर्णय नहीं करता है, तो पटवारी उन नामांतरण को संबंधित तहसीलदार के ऑफिस में पेश करेगा और तहसीलदार 30 दिवस के भीतर जांच प्रक्रिया करते हुए उस नामांतरण को अंतिम रूप से निर्णय करेगा। मतलब
संबंधित ग्राम पंचायत को सहायक भू अभिलेख अधिकारी की शक्तियां प्राप्त हैं, उसी शक्तियों के बिहार पर वो नामांतरण का निर्णय करता है। ये तो वह प्रोसेस। प्रार्थी संबंधित पटवारी को भी अपना प्रार्थना पत्र पेश कर सकता है। अगर पटवारी ना मिले तो संबंधित ग्राम पंचायत में वो अपना प्रार्थना पत्र पेश कराए और संबंधित ग्राम पंचायत उसको दर्ज रजिस्टर कर संबंधित पटवारी को ये नामांतरण करने के लिए कहा जाएगा और पटवारी 30 दिवस के भीतर जांच प्रक्रिया करके आरआई की रिपोर्ट लेके हुए वापस पेश करेगा। अगर वो पेश नहीं करता है तो संबंधित ग्राम पंचायत उसकी लिखित रूप में शिकायत उस पटवारी की लिखित रूप से शिकायत संबंधित उपखंड अधिकारी के रूप में संबंधित उपखंड अधिकारी के कार्यालय में पेश करेगा और उपखंड अधिकारी उसमें अविलंब कार्रवाई करने का प्रयास करेगा। अब मैं आपसे बात करूं कि लोग कहते हैं कि नामांतरण बहुत मुश्किल से होता है, लंबा होता है, टाइम पीरियड पता नहीं है। बट मैं अपने वीडियो के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि नामांतरण करने की ये समय सीमा निर्धारित है। ये लोक सेवा गारंटी अधिनियम की धाराओं में आता है और इस समय के अनुसार मैं ये कहना चाहूंगा कि नामांतरण जो प्रार्थना पत्र पेश होता है, पटवारी के पास प्रार्थना पत्र पेश होता है, उस पटवारी को 7 दिवस के भीतर जांच करते हुए अपनी टिप्पणी दर्ज करते हुए संबंधित भू अभिलेख अधिकारी के पास देना अनिवार्य है। जब प्रार्थना पत्र पेश होने के बाद 7 पटवारी की टिप्पणी के पश्चात वो नामांतरण आरआई या भू अभिलेख निरीक्षक के पास पहुंच जाता है तो भू अभिलेख निरीक्षक 10 दिवस के भीतर उसकी जांच करके अपनी प्रामाणिक टिप्पणी दर्ज करते हुए संबंधित ग्राम पंचायत में पेश करेगा और ग्राम पंचायत इस नामांतरण को 30 दिवस के भीतर इसका निस्तारण करती है। यदि 30 दिवस के भीतर निस्तारण नहीं होता है तो वो नामांतरण संबंधित पटवारी के द्वारा तहसीलदार के पास पेश किया जाएगा और तहसीलदार साहब को उस नामांतरण को 30 दिवस के भीतर निस्तारण करना अनिवार्य है। और मैं अंत में आपसे बात करना चाहूंगा इस नामांतरण के संबंध में कि ग्राम पंचायत और तहसीलदार ऑफिस को किसी भी कब्जे के आधार पर नामांतरण नहीं किया जाना चाहिए। नामांतरण किसी मंदिर मूर्ति के मामले में नामांतरण नहीं किया जाना चाहिए। काश्तकारी अधिनियम 1956 की धारा 16, धारा 42 और धारा 46 के तहत होने वाले नामांतरण नहीं किया जाना है। धारा 16 में जो प्रतिबंधित भूमियां हैं, चारागाह हो, गोचर हो, ओरन हो, पायतन भूमि हो, गैर मुमकिन गोचर हो, जो सरकारी भूमि है वो प्रतिबंधित भूमिया में जो आती हैं उन भूमियों का नामांतरण नहीं किया जाना चाहिए। यदि कोई नामांतरण हो जाता है तो उस संबंध में संबंधित तहसीलदार को रेफरेंस की कार्रवाई करते हुए संबंधित सक्षम न्यायालय में पेश करना चाहिए। जो कृषि भूमि होती है, कृषि भूमि के जो बेचान होता है, अगर वो बेचान का मूल्य 100 रुपए से अधिक हो तो वो पंजीकृत दस्तावेजों के माध्यम से ही नामांतरण भरा जाएगा। यदि कोई व्यक्ति कहता है कि मैंने जमीन लिखा पढ़ी करते हुए मैंने किसी व्यक्ति को 2,000 रुपए में या 20,000 में बेच दी, तो अगर वो पंजीकृत नहीं है तो नामांतरण नहीं भरा जाएगा। पंजीकृत मतलब संबंधित सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में जो पंजीकृत दस्तावेजों के रूप में जो बेचाननामा होता है, उस बेचाननामा या गोदनामा या फिर समर्पण या फिर उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, उत्तराधिकार के रूप में जो भी बेचाननामा, समर्पण, दान, बख्शिश जो पंजीकृत दस्तावेजों के रूप में होता है उसी का नामांतरण किया जाता है। जो मामले अविवादित होते हैं वो मामले संबंधित ग्राम पंचायत में जाते हैं और जो विवादित मामले होते हैं, न्यायालय की डिक्री होती है या भूमि का जो आवंटन होता है उसका नामांतरण संबंधित तहसीलदार ऑफिस के द्वारा किया जाता है। और सबसे बड़ी बात है इस नामांतरण में ये कहा, तस्दीक करने से पूर्व संबंधित तहसील ऑफिस और संबंधित ग्राम पंचायत को ऑफिसों को उचित सुनवाई का अवसर देते हुए निर्णय किया जाना आवश्यक है। सबसे बड़ी बात है इस नामांतरण में और बात करना चाहूंगा, यदि नामांतरण किसी उस ग्राम पंचायत के सरपंच, उप सरपंच या वार्ड पंच का हो या उनके घर के फैमिली के परिवार के रिश्तेदारों का हो तो उन नामांतरण को
संबंधित ग्राम पंचायत में नहीं किया जा सकता, वो नामांतरण फिर तहसील ऑफिस से ही होगा। और नामांतरण ग्राम पंचायत की जड़ से आम या साधारण सभा की बैठक जो महीने में जो दो दिन डिसाइड कर रखी है, जो कोरम होने पर होती है, उन साधारण सभा या ग्राम पंचायत की जो जड़ से आम नामांतरण का निर्णय किया जाता है। और सबसे बड़ी बात है, जो ग्राम पंचायत में जो नामांतरण का निर्णय होता है उसकी अपील संबंधित उपखंड अधिकारी के पास होती है, और जो तहसीलदार के द्वारा जो नामांतरण तस्दीक किया जाता है उसकी अपील डीएम साहब या एडीएम साहब के पास की जाती है। नॉट रेस्ट, जो नामांतरण की जो प्रक्रिया एक प्रकार की न्यायिक प्रक्रिया है, और इस न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से मुख्य रूप से निर्णय लिया जाता है कि नामांतरण होने के पश्चात जो नाम का जो परिवर्तन होता है उसमें विशिष्ट व्यक्ति कौन है जिनसे लगान की वसूली की जानी चाहिए। यदि 30 दिवस के भीतर ग्राम पंचायत नामांतरण नहीं करती है तो संबंधित उपखंड अधिकारी उस नामांतरण को संबंधित तहसील ऑफिस में भिजवाने की अविलंब रूप से व्यवस्था करेगा और संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करने का काम करेगा। बात करना चाहूंगा इस नामांतरण के माध्यम से कि नामांतरण की प्रक्रिया होने पर आपको इस प्रक्रिया का इम्प्लीमेंट करते हुए संबंधित दस्तावेजों को पेश करते हुए अपना नामांतरण त्वरित गति से करवाना चाहिए। तो आशा करता हूं मेरा वीडियो आपको पसंद आता है, तो पसंद आता तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरा अगला जो वीडियो होगा कि वो नामांतरण ऑनलाइन कैसे इंप्लीमेंट करें, कि नामांतरण में कौन कौन से दस्तावेज, किस नामांतरण में कौन से दस्तावेजों का प्रयोग होता है, ताकि आप नामांतरण की प्रक्रिया को आसानी से करके अपने मालिकाना हक या अपने कब्जे या अपना लगान वसूली का जो कार्य सरकार के द्वारा किए जाते हैं उसमें अपना नाम परिवर्तन कर जमाबंदी में इंदराज किया जा सके। नामांतरण होने के पश्चात, निर्णय होने के पश्चात उस नामांतरण को जमाबंदी में दर्ज किया जाएगा, ताकि पुराने रिकॉर्ड के स्थान पर नए रिकॉर्डों का मेंशन किया जा सकता है। तो आशा है मेरा वीडियो पसंद आएगा। जय हिंद, जय भारत।